द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस पार्ट 3। अब तक आपने सुना। आयरा ने पलटकर देखा तो आर्मन मल्होत्रा उसे दूर से देखकर सिर झुकाकर सलाम कर रहा था। कहानी में अब आगे। रात के सन्नाटे में पुरानी हवेली का पिछला हिस्सा किसी कब्रिस्तान जैसा खामोश था। आयरा ने अपने कांपते हाथों से शॉल को कसकर लपेट लिया। उसके दिमाग में युवान की चलती हुई आंखें और आर्मन की वो रहस्यमयी लेटर दोनों युद्ध कर रहे थे। आयरा जैसे ही बाग के बीचों बीच बने हुए पुराने फव्वारे के पास पहुंची, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तुम आ गई। मुझे यकीन था कि सच जानने की तड़प तुम्हें यहाँ तक खींच लाएगी। अंधेरे से निकलकर आर्मन मल्होत्रा सामने आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आयरा, सीधे मुद्दे पर आओ। आर्मन, मेरा पिता ने क्या किया था और युवान उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? आर्मन ने एक पुरानी जली हुई फाइल आयरा की तरफ बढ़ाई। 1998 में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। आयरा, अग्निहोत्री ग्रुप रात सड़क पर आ गया था। युवान के पिता को जेल हुई और वही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस की फाइलों में गवाह तुम्हारे पिता थे, लेकिन सच ये है कि गवाही दबाव में दिलवाई गई थी। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दबाव? किसका दबाव? आर्मन, वही तो राज है। युवान को लगता है तुम्हारे पिता ने लालच में उसके परिवार को बर्बाद किया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और युवान, वो सिर्फ बदला ले रहा है। उसने तुमसे शादी नहीं की है। तुम्हें अग्निहोत्री नाम देकर उसने तुम्हें उस पिंजड़े में डाल दिया है जहां से वो सब चाहे तुम्हारा गला घोट सके। तभी अचानक दूर बाग में फ्लड लाइट्स जल उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि आयरा की आंखें सुधिया गई। बहुत खूबसूरत कहानी है मल्होत्रा, बस इसमें एक कमी है। विलन की एंट्री अधूरी थी। सामने ईवान खड़ा था। उसके हाथ में गन नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा किसी हथियार से कम ना था। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स ने आर्मन को घेर लिया था। युवान आयरा की ओर देखते हुए, तो मेरी पत्नी आधी रात को मेरे दुश्मन के साथ मेरे ही घर के बाग में साजिशें रच रही है। क्या बात है आयरा, तुम तो बहुत जल्दी रंग बदलने लगी। आयरा चिल्लाते हुए बोली, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया युवान? क्यों मुझे एक मुजरिम की बेटी मानकर मुझसे नफरत कर रहे हो? क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की? युवान तेजी से आगे बढ़ा और आयरा की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसके हाथ की चूड़ियां कड़कड़ाहट कर टूट गई। युवान बोला, सच? सच वो था जो मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा था जब उन्हें घर से निकाला गया था। सच वो था जो मेरे पिता की लाश कह रही थी। उसने आर्यमन की तरफ मुड़कर देखा। और तुम? मल्होत्रा, इस लड़की को मोहरा बनाकर तुम मेरे साम्राज्य में आग नहीं लगा सकते। इसे ले जाओ यहाँ से। युवान आयरा को घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गया और उसे बेडरूम में ढकेल दिया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। आयरा डरते हुए, तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते हो। युवान आयरा के करीब आते हुए, कैद नहीं आयरा, ये तो सुरक्षा है। तुम बाहर की दुनिया के लिए मिसेस अग्निहोत्री हो सकती हो, लेकिन इस कमरे के अंदर तुम सिर्फ मेरी वो अमानत हो जिसे मैं हर पल तड़पाना चाहता हूँ। उसने आयरा के चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। उसकी आवाज़ अब ठंडी और धीमी थी। कल से तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर बात सिर्फ मुझसे होकर गुजरेगी। और आर्मन मल्होत्रा, अगर उसने दोबारा तुम्हारी तरफ देखा तो उसका हश्र तुम सोच भी नहीं सकती। आयरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें डर से ज्यादा नफरत की चमक थी। तुम जीत तो जाओगे युवान, पर कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। युवान के ओंठ पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। मुझे तुम्हें हासिल नहीं करना आयरा, मुझे तो बस तुम्हें खत्म होते देखना है। युवान के कमरे से बाहर निकलते ही ताले की घूमने की आवाज आयरा के कानों में हथौड़े की तरह लगी। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी अपनी टूटती सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। फर्श पर बिखरी हुई चूड़ियों के कांच के टुकड़े चांदनी में चमक रहे थे, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह जो बिखर चुकी थी। आयरा ने उन कांच के टुकड़ों की परवाह किए बिना अपनी कलाई को देखा, जहां युवान की उंगलियों के नीले निशान छपे। नफरत, सिर्फ नफरत।
उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसे आयरन की वो बात याद आ रही थी। दबाव में गवाही दिलवाई गई। क्या वाकई उसके पिता ने किसी के डर से इवान के परिवार को तबाह किया था? और अगर ऐसा था भी, तो वह तीसरा शख्स कौन था? आयरा की नजर अचानक कमरे के कोने में रखे हुए पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जिसे युवान अक्सर बंद रखता था। आज शायद गुस्से में वह उसकी चाबी मेज पर ही छोड़ गया था। कांपते हाथों से आयरा ने चाबी उठाई और संदूक खोला। उसे उम्मीद थी कि वहां कोई गहने या खानदानी कागजात होंगे, लेकिन वहां कुछ और ही था। एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। एक टूटा हुआ लॉकेट भी था जिसमें एक तरफ युवान की बचपन की तस्वीर थी और दूसरी तरफ एक कटी हुई फोटो। एक पुलिस रिपोर्ट जिसकी तारीख 14 अक्टूबर 1998 थी। आयरा ने जैसे ही वो रिपोर्ट खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे रिपोर्ट के नीचे एक हाथ में लिखे हुए नोट था जो युवान के पिता का आखिरी संदेश लग रहा था। आयरा ने जैसे ही वह रिपोर्ट खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस रिपोर्ट के नीचे एक हाथ से लिखा हुआ नोट था जो युवान के पिता का आखिरी संदेश लग रहा था। अग्निहोत्री साम्राज्य को आग अपनों ने ही लगाई है। शर्मा तो सिर्फ एक जरिया बना है। असली गुनहगार वो है जो आज सबसे बड़ा हमदर्द बनकर खड़ा है। आयरा का दिमाग चकराने लगा। अगर उसके पिता सिर्फ एक जरिया थे, तो असली गुनहगार कौन था? क्या युवान को इस नोट के बारे में पता था? तभी दरवाजा फिर से खुला। युवान वापस आ गया था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे। उसने आयरा को संदूक के पास खड़े देखा तो उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। युवान गुस्से से तिलमिलाते हुए, मैंने कहा था ना, मेरी चीजों को छूने की हिम्मत मत करना। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और आयरा के हाथ से वो नोट छीन ली। आयरा निडर होकर बोली, तुमने यह पढ़ा है युवान? तुम्हारे पिता ने लिखा है कि मेरे पिता सिर्फ एक जरिया थे, असली कातिल कोई और है। तुम गलत इंसान से बदला ले रहे हो। युवान गिलास मेज पर पटका और आयरा को बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। युवान आयरा के और करीब होते हुए बोला, ये सब तुम्हारी चाल है आयरा। आर्यमन मल्होत्रा ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है और या अब तुम इन आधे अधूरे कागजों के दम पर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हो। आयरा युवान की बात सुनकर बोली, तो फिर मुझे जाने दो। अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ, तो मुझे इस नफरत से आजाद कर दो। युवान के चेहरे पर एक डरावनी खामोशी छा गई। उसने झुककर आयरा के माथे को अपने माथे से छुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। युवान आगे बोला, आजादी वो तो तुम्हें मौत भी नहीं दे पाएगी आयरा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी नफरत का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी लत बन चुकी हो। और लत छोड़ी नहीं जाती, बस झेली जाती है। उसने आयरा को झटके से छोड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में आयरा का सिर्फ युवान की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई अब सिर्फ दो परिवारों की नहीं, बल्कि दो जिद्दी दिलों की बन चुकी थी। अगली सुबह अग्निहोत्री हवेली के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक औरत उतरी जिसके चेहरे पर वही सख्त तेवर थे जो युवान के थे। वह कोई और नहीं, युवान की बड़ी बुआ थी, जो सालों बाद विदेश से लौटी थी और जिनके पास 1998 की उस राज की हड़कड़ी थी। क्या बुआ के आने से आयरा की मुश्किलें बढ़ेंगी या उसे अपने पिता की बेगुनाही का सबूत मिलेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए SP वॉइस स्टूडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।